वेलकम बच्चों मेरे चैनल पर। अब तक हम अपने एग्जाम दे चुके हैं, आप लोगों ने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। तो अब जो कोर्स हमारा हो चुका है उस कोर्स की तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन के हमें अब जो कोर्स आने वाला है उसका पहला चैप्टर कौन सा रहेगा। जो पहला चैप्टर उसमें रहेगा वो रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में कवर हो चुके हैं, वो अभी रिपीट नहीं होंगे। अब डिपेंड करता है फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम इस चैप्टर को प्रॉपर वे में समझेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए एग्जाम, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी उस वक्त, क्योंकि हम आसानी से जब इस चैप्टर को सीख लेंगे तो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम आ जाए, किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए, हम आराम से उसे सॉल्व कर देंगे। तो हम चलते हैं इस चैप्टर पे। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मेन चीज है, होता क्या है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल का मतलब है एक एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है ना, जो ऑन पेपर होता है। कैसा होता है? ऑन पेपर। तो इस पेपर को ही नाम दिया गया है बिल का, ठीक है ना। इस पेपर को नाम दिया गया है बिल का। देखिए, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, वो दो तरह से करते हैं, या तो कैश करते हैं या फिर करते हैं हम क्रेडिट, ठीक है। अगर हम उसे कैश करते हैं तो इसका पेमेंट हम एट ए टाइम रिसीव कर लेते हैं। पेमेंट हमें एट अ टाइम रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम कैश की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरह का लेन देन होता है, तो उसमें जो भी पेमेंट होता है हमें एट ए टाइम रिसीव हो जाता है। अब जो हम काम उधार पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, इसका पेमेंट हमें एट ए टाइम रिसीव नहीं होता, हम एट ए टाइम इसका पैसा नहीं ले पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने बायर को कुछ समय का टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम बाद पेमेंट कर देना, ठीक है ना। तो वो जो हम उसे वक्त देते हैं पेमेंट करने के लिए, और जिस अमाउंट के लिए वो उधारी हमसे ले रहा है, जो अमाउंट उस पे हमारी क्रेडिट चल रही है, उसके लिए बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक पेपर पे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि सेलर और बायर आपस में किस तरह का लेन देन रखेंगे। बात आती है जब कैश की, तो कैश में आप हमेशा याद रखना कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम नहीं आएगा। जब भी बात होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, जब भी बात होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तभी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम आएगा। अब ये देखते हैं इसमें कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है ना। मेन देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक रिटन एग्रीमेंट है। क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट है, इसका मतलब एक पेपर होगा, उस पर प्रॉपर लिखा होगा कि किस इंसान ने किस इंसान के पैसे पे करने हैं और कितने समय में करने हैं। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पेमेंट की बात के अलावा कोई अदर कंडीशन प्रिवेल नहीं करती है। कोई भी कंडीशन इसमें नहीं रखी जाती है कि आप जब पैसा देंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या हम आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। नहीं, कोई भी कंडीशन इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक पेपर है एक तरह से, जिसमें कुछ बात लिखी होती है। वो क्या बात होती है मैं आपको भी बताऊंगी। रिटन एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती, तो इसीलिए ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। ये ऑर्डर कैसा होता है? ये लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है बाय सेलर। जो भी सेलर होगा वो इस पेपर को बनाएगा, जो भी सेलर होगा वो इस पेपर को लिखेगा, बनाएगा, और जो भी परचेजर होगा वो इसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। परचेजर इसे एक्सेप्ट करेगा, सेलर इसे ड्रॉ करेगा, ठीक है। सेलर इसमें लिखेगा कि मुझे इस परचेजर से इतने रुपए लेने हैं, और परचेजर उसमें अपनी हामी देगा, अपने साइन करके कहेगा कि ठीक है मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ,
ठीक है। विदाउट परचेजर के एक्सेप्टेंस के बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है। अगर आपने सेलर ने बिल बना दिया, मतलब ये पेपर बना दिया जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और उसपे इसने परचेजर ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज की परिभाषा में, इसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, और इसके क्या फीचर हैं? ये सर्टेन अमाउंट की बात करता है, इसके अंदर सर्टेन अमाउंट लिखी जाती है। ठीक है। और पेमेंट किसे करना है? सर्टेन पर्सन का नेम लिखा जाता है, उस पर्सन का नेम लिखा जाता है जो रिसीव करेगा पैसे। ठीक है ना, जो रिसीव करेगा अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव करेगा उसका इसमें नाम लिखा जाता है, और जो इंसान अमाउंट देगा उसका भी इसमें नाम लिखा जाता है। जो अमाउंट पे करेगा उसका भी इसमें नाम होता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, या ये कह दो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन है प्रॉपर, जो आपकी बुक में दी गई है, उसी के ये वर्ड्स हैं। अगर आप उसे पढ़ेंगे, बुक में जो दिया गया है वो यही है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन एग्रीमेंट है, रिटन होता है ये, और इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसे सेलर की तरफ से ड्रॉ किया जाता है और परचेजर इसे एक्सेप्ट करता है कि वो सर्टेन अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर पर्सन को पे करेगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को पे ना करके, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसका, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। ठीक है। कई बार क्या होता है, दो ये पार्टीज हैं, ए है सेलर, ठीक है, और बी है परचेजर। तो ए ने बिल को क्या करा, ड्रॉ करा, बिल लिखा, उसमें लिखा कि बी मुझे पैसे देगा, बी ने उसे क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो इनके बीच में ये जो बिल है ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। कई बार क्या होता है, ए कहता है बी तुम मुझे पैसे ना देके मेरे बिहाफ पे सी को पैसे दे देना। ठीक है। तो जो वो बिल है, बिल के अंदर ए अपना नाम लिखेगा और कहेगा कि बी जो मुझे पेमेंट करेगा वो मैं ना लेके सी को करेगा पेमेंट। ये चीज वहां पर मेंशन की जाती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ जरूरी नहीं है कि ए ही उसका पैसा बी से ले। ए अगर चाहता है, सेलर अगर चाहता है, वो किसी और को भी उसका पैसा दिलवा सकता है। ठीक है ना। लाइक ए ने ऑलरेडी किसी से पैसा लिया हुआ है, सी से पैसा लिया हुआ है, अब बी ए को देगा, ए फिर सी को देगा। उससे अच्छा ऑप्शन एक ये भी है कि डायरेक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिख दिया जाए कि बी ए के कहने पर सी को पेमेंट करेगा। ठीक है। इस तरह से भी कंडीशन आ सकती है। तो ये तो हुई बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और ये कौन से एक्ट के अंडर आता है? जब इसे परचेजर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। अगर परचेजर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं बनता है। ये आता है नेगोशिएबल एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर इसकी सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ये इसी से एक तरह से लीगली बाउंड है। इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसे आगे फॉलो अप करवाना पड़ता है। ठीक है। ये तो हुई बात कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और ये किस तरह का होता है। इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो कहते हैं बिल, ठीक है ना, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो ही गया, लेकिन इसे साथ साथ प्रोमिसरी नोट के नाम से भी जानते हैं। प्रोमिसरी नोट, अगर सेलर इसे बनाता है, अगर सेलर लिख रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सेलर कह रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये होगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर प्रोमिसर, जो प्रोमिसर मतलब परचेजर, अगर परचेजर ही अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं एक पेपर बना के दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पेमेंट पर्टिकुलर टाइम पर कर दूंगा, तो उसकी तरफ से ये कहलाया जाएगा प्रोमिसरी नोट। ठीक है। तब इसे कहेंगे प्रोमिसरी
नोट। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन अगर सेलर की तरफ से बन रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर परचेजर अपनी तरफ से बना रहा है तो वो हो जाता है प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो ये तो रहा बिल ऑफ एक्सचेंज की बात के बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कौन से एक्ट के अंडर आता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट किस कंडीशन में किसके अंडर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद जो मैं टॉपिक लूंगी वो होगा आपका टॉपिक कि इसकी पार्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वाले टॉपिक को पढ़िए और बाय बाय।